महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके इतवार को डिप्टी सीएम के ओहदे का हलफ लिया था। इसके बाद एनसीपी की दो फोड़ से महाराष्ट्र में सियासत में भूचाल आ गया। एनसीपी के दोनों ग्रुप शरद पवार और अजीत पवार एक्टिव मोड में हैं। सोमवार को एनसीपी से 3 लीडरों को बरतरफ कर दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद अजीत पवार ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी पर अपना दावा ठोका। अजीत पवार ने अपनी नई टीम बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार से सुलह का फार्मूला भी पेश किया है। अजीत पवार ने कहा कि इस नए फार्मूले के तहत शरद पवार पार्टी के कौमी सदर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते कि चुनाव दोबारा हो, इसलिए पार्टी में आपसी इत्तेफाक़ी राय से फैसला लेने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल किसी को पार्टी से निकाल नहीं रहे, बल्कि पार्टी की तौसीह कर रहे हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि किसी भी रुकने असेंबली को नाअहल ठहराने का काम पार्टी या इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ असेंबली के स्पीकर कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे की भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं। और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है, और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं, उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ी टूट हुई है, तो इसका साइड इफेक्ट बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी और इसके हलीफ जमातों ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। दावा एनसीपी की तरह जेडीयू में टूट फूट का है। इस बेहद संगीन मामले पर आरजेडी और जेडीयू लीडर भले ही पलटवार कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि बिहार में भी टूट की बात क्यों हो रही है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है और इसलिए एक भागदौड़ की स्थिति है। बिहार की जनता के बीच में अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए। नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, वो सरकार सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है और बहुत जल्द जेडीयू में दो फाड़ होने वाला है। नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। जनता दल सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात बन सकते हैं। एनसीपी की तरह जेडीयू में भी विद्रोह होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू और कांग्रेस में टूट का दावा किया है। यदि नीतीश कुमार जी पर भरोसा घट गया होगा बिहार के विधायकों का, तब तो जरूर होगा। बड़ा स्पष्ट झलकता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई और नेताओं ने जेडीयू में बड़ी टूट का दावा बहुत जल्द होने का किया है। सुनिए बयान। कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मौखिक रूप से घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव, और जितने भी बिहार के सांसद और विधायक भविष्य की चिंता में फंसे हुए हैं कि भविष्य में क्या होगा, दोबारा हम चुनाव जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में जेडीयू और आरजेडी की ओर से बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। लालू ने ताल ठोकते हुए कहा, हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो वहीं ललन सिंह ने बीजेपी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बात कही। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है तो कैसे हो, और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इनको जितना प्रयास करना है कर लें।
एनडीए के नेता आखिर जेडीयू में ही टूट का दावा क्यों कर रहे हैं, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। दरअसल आरजेडी से गठजोड़ के बाद जेडीयू कैडर असहज महसूस कर रहा है। 2025 में तेजस्वी को विरासत सौंपने की नीतीश की बात से भी जेडीयू के अंदर खाने नाराजगी है, जबकि 2019 में बीजेपी के वोट से जीतने वाले जेडीयू के सांसदों में पसोपेश की स्थिति। वैसे नेताओं के दावे अपनी जगह हैं और सियासी हालात भी अपनी जगह, मगर महाराष्ट्र में टूट की सियासत से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मीटिंग अब 18 जुलाई को होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। तो सियासी बिहार तक सियासत पहुंच गई है। अजीम इत्तेहाद के लीडरों ने एक सुर में कहा है कि पूरा अपोजिशन मिलकर बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में धूल चटाएगा। – 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को तेज करने के लिए विपक्षी पार्टियों की अगली बैठक अब 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 17 जुलाई को सभी पार्टियों के नेता एक साथ डिनर करेंगे, जबकि 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से विपक्षी दलों की बैठक होगी। इस बैठक को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। इस वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है कि 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में ही होगा। ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के? हमने भी देखा है कि उन्होंने ट्वीट किया है कि 17 और 18 को बेंगलुरु में बैठक होगी, और हम समझते हैं कि जो पटना की बैठक के बाद जो आगे का काम बचा हुआ है विपक्षी दलों को एकजुट करने में, उस पर और मजबूती से चर्चा होगी और पूरी मजबूती के साथ विपक्ष एकजुट होकर 2024 के मैदान में उतरेगा। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां लगातार जेडीयू में टूट का दावा कर रही हैं। ऐसे में महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी बैठक को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। क्या नहीं होगा, कौन संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो बनना तय ही है। बिना कुछ बने ये थोड़ी ये होगी। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में इतना दर्द क्यों है। कौन संयोजक होंगे, कौन किस सीट पर लड़ेगा और किस तरह से हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, सारी बातों का बैठक के उपरांत ही सारे मामले सामने आएंगे। विपक्षी एकजुटता के दावों के बीच सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या बेंगलुरु की बैठक में नीतीश को संयोजक बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। यकसा सिविल कोड को लेकर मुल्क भर में जारी बहस के दरमियान सोमवार को वजारत कानून की पार्लिमानी कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हुए। बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुशील मोदी की सदारत में यह मीटिंग हुई। इसमें लॉ कमीशन, भारत सरकार के नुमाइंदों को बुलाया गया था। मीटिंग में यूसीसी क्या है और कितना जरूरी है, इसको लेकर चर्चा की गई। कमेटी के अरकान ने इस पर सवाल किए गए। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने जमानत के अर्जदाश को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली हुकूमत में ताकतवर ओहदों पर रहे हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर गवाहों को मुतासिर करने के इम्कानात से इनकार नहीं किया जा सकता। मनीष सिसोदिया आबकारी केस में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और दीगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। रोज एवेन्यू कोर्ट 12 जुलाई को मामले की समाअत करेगा। इसके खिलाफ नई चार्जशीट राबड़ी और लालू यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की है। चार्जशीट 12 जुलाई को रोज एवेन्यू कोर्ट में इस पर समाप्त होगी। जांच एजेंसी सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक चार्जशीट दायर किया है। और उस चार्जशीट की अगर बात करें तो सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि उस चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पे हैं और उस चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव
राबड़ी देवी समेत कई अन्य बिचौलिया और सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ तो पहले भी चार्जशीट फाइल हो चुका है, इसी मामले में चार्जशीट फाइल हुआ है। तो इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि एक जोनल वाइज जो एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन किया गया और उस एफआईआर के तहत ही यह चार्जशीट फाइल किया गया है। अगर पुराना वाला जो चार्जशीट है, जिसमें पहले लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ राबड़ी देवी समेत कई अन्य आरोपी को बाकायदा कोर्ट में जब पेश होना हुआ था, अगर उस मामले में आज सीबीआई अगर चार्जशीट फाइल करती तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहलाता। लेकिन सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो चार्जशीट है, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं है। तो कहीं न कहीं एक मामला और सामने आता है कि यानी कि सीबीआई द्वारा एक और एफआईआर इसी मामले में तफ्तीश किया जा रहा था और उसी एफआईआर में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत कई अन्य आरोपियों को आरोपी बनाया है। और जो चार्जशीट फाइल किया गया है उस चार्जशीट में उसी के आधार पर जो संज्ञान लिया जाएगा वो 12 जुलाई को संज्ञान लिया जाएगा। यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत जो अन्य आरोपी हैं उन तमाम आरोपियों को 12 जुलाई को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा और उस दिन कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा और उसी दिन सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि वो कौन सा एफआईआर है। और एक यहाँ पे एक और तकनीकी तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर इस मामले में जो तमाम कयास निकल के आता था कि तेजस्वी यादव अक्सर कहते थे कि जब वो नाबालिग थे उस वक्त का यह मामला है। लेकिन जिस तरह से एक नया एफआईआर के बारे में हमारे सूत्र बता रहे हैं तो उस एफआईआर के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जब तेजस्वी यादव बालिग हुए उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन है उससे जुड़ा हुआ जो मामला है उसको भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया गया है और उसी के आधार पर तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की गई थी और उसके बाद ये चार्जशीट फाइल किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन जंग के बाद रूस के साथ हिंदुस्तान की तिजारत में इजाफा देखा गया है। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की सिफारती सरगर्मियों में हिंदुस्तान के अवाम के मफादात को तरजीह दी जानी चाहिए। नई दिल्ली में नीट में नौजवानों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। You know, life is trial and error and you have to find out what it is you want to do. But I can only give you one advice after so many years. Do what you like doing. If you like something, you will be good at it.
then you will not even think of it as work. That, you know, people who, in any profession, even in politics, those who like politics, for them it is every day is pleasure. You know, it's like something you enjoy. I mean, he is from the world of culture. I mean, for him, he doesn't think of it as work. He thinks of it as a natural expression of what is inside him. And that is actually true of all of us, that if you take interest in something, I mean, I'm very interested in foreign countries, foreign cultures, etc. So for me, you know, I really enjoy what I do. So I then keep doing it with very little homework, and but not very little homework, but I would say with a great deal of natural enjoyment. जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म करने के मामले में मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगी। Wholeheartedly welcome this development, as the people of Jammu and Kashmir and Ladakh have been eagerly awaiting this day. We have complete trust in our courts and are hopeful that they prioritize the matter so that the arguments can be concluded expeditiously and a judgment delivered. The National Conference has consistently expressed confidence in the strength of our case. We believe that we have a very strong case against what happened on August 5, 2019. Well, why should we wait for that? Let's wait for what the courts do. The fact that the court has started hearing this matter, in fact, means that there is something important, and that's like I say, we have full faith in our courts. So we feel that our case is very strong. We believe that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh are very hopeful from the outcome of this case. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में अपोजिशन के इत्तेहाद का फैसला पार्टी रहनुमाओं से मशावरत के बाद करेंगे। महबूबा ने महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने बीजेपी को इस तरह की हरकतों पर जाने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपोजिशन के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत यूसीसी के जरिए कौन सी यकसानियत लाना चाहती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के महाराष्ट्र पर तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म की शोहरत है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडर बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेंडर्स में यकसानियत लाने के लिए यूसीसी की जरूरत है। देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है, उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं, अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहां लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है। उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिलीजन को लेकर भी नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, बीजेपी के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्चियां हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है।
अब इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आप और उमर अब्दुल्ला दोनों उस मीटिंग में मौजूद। अब जो आने वाले इलेक्शन है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगी? वो तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं ना। देखिए, आपने देखा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, और उससे जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहां दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरह से आपने चाहे महाराष्ट्र देखी या जम्मू कश्मीर में देखिए, पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के अब महज एक एनजीओ की हैसियत उसकी रही है। और ये वाजिब है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट, और जिस तरह से मोदी जी ने गवर्नमेंट की है, जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए, उस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के पास सोच समझ है, जो ये समझ रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में और आज के 9 सालों में फर्क है, वो नेचुरली और वाजिब है कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक रिकॉर्ड है भारत की जितनी भी एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो और कोई एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ चोरियां की, जिन्होंने घोटाले किए हैं, चाहे जिसमें क्रिकेट घोटाले हो और कोई घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, नेचुरली है अब वक्त आ गया है कि चोरों और चोरी करने वालों का हिसाब का दिन आ गया है। उनसे हिसाब लेना चाहिए और हिसाब ले रहे हैं, आज की गवर्नमेंट साहब ले रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत अशद जरूरत है और देश में जो नाइंसाफियां यहाँ हो रही है, खासकर अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, अरब से कोई शेख आके 2 महीने हैदराबाद में रह के 2 महीने शादी करके वापस चला जाता और एक बेटी जो हिंदुस्तान की बेटी है उसको सरेरा कुछ पैसों के ओर छोड़कर वापस चला जाता है। एक लीगल तरीके से वो इलीगल काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो चीजें हैं उन पर कदगन लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में जो मर्द और औरत है उनके इक्वल हुकूक होने चाहिए, चाहे किसी भी मजहब की औरत हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि यूसीसी का मौजू उठाने का मकसद इंतखाबात से पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। इनका कहना है कि ये लोगों को लड़ाने और इंतखाबी कामयाबी हासिल करने की कोशिश है। कमाल ने सवाल किया कि बीजेपी ने इख्तिदार में आने के बाद से यूसीसी के बारे में बात क्यों नहीं की और अब क्यों। बीजेपी के तर्जुमान आरिस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो मनफी सियासत कर रही हैं और इन उमूर पर बयान दे रही हैं जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड वक्त की जरूरत है और ये हर एक के मफाद में है। मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी तमाम मज़ाहिब के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके जो अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, कायदे हैं, इबादत करने का तरीका है, ये सब ये चाहते हैं इस पर गौर हो और एक नई फिजा यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। पहले तो मैं मशकूक समझता हूँ ये जो कदम इन्होंने उठाया है, अगर नेक नीति से होता, हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा मिलने का होता या सरकार को जायज़ फ़ायदा मिलता, तो फिर ये 10वां साल जो उनका हुकूमत का बीजेपी का चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, तो 9 साल जो गुजर गए, करीब करीब 10 साल जो गुजर गए, इनमें याद क्यों नहीं आया ये जो है कॉमन सिविल कोड, ये एक इन्होंने चिड़िया छोड़ी है और तमाम लोगों का, चाहे इनके हामी हो या इनसे मुखालिफ हो, तमाम रियासतों के लोग जो हैं इसकी तरफ माइल हो जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान, जो स्टेटमेंट आपने दिया, मुझे लगता नहीं ऐसा बयान ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने भी दिया होगा। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीति से परे रखना, ये बार बार हर संगठन ने और इवन
मुस्लिम संगठन ने भी इसकी मांग की है। हर एक धर्म के कानून को रिफॉर्म करना, उसको एक नया रंग, नया स्वरूप, एक नई शक्ल देना, ये तो एक वक्त की, जिसे कहते हैं, तकाजा है, समय की जरूरत है। और भारत के संविधान का, जिसे कहते हैं, मैंडेट है। भारत की कानून साज असेंबली ने उस वक्त आर्टिकल जो 44 धारा 44 जो संविधान में दी, उसका तो बेसिक पर्पज ही है। लेकिन मुझे लगता है संयम, समझ और सूझबूझ की थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।